यस, प्लीज पे अटेंशन। हम लोग कर रहे हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैं एक बार पुराना रिपीट कर देता हूं, हमने क्या क्या किया है अभी तक। ठीक है, सो पहले दो लॉज की थी, लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, उसके बाद लॉ ऑफ पीरियड्स, जिसमें टाइम पीरियड का स्क्वायर एवरेज डिस्टेंस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके ऊपर एक क्वेश्चन किया था हमने। क्या क्वेश्चन था कि अगर किसी प्लेनेट का एवरेज डिस्टेंस अर्थ का एवरेज डिस्टेंस का डबल है, 2 टाइम्स है ना, तो उस प्लेनेट का टाइम पीरियड कितना होगा रेवोल्यूशन का, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ दैट प्लेनेट। तो टाइम पीरियड की वैल्यू आई 2√2। तो इस तरह का हमने न्यूमेरिकल किया ताकि हमें वो फॉर्मूला लगाना आए कि कैसे लगाना है। ऑलराइट, नाउ इट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये हम टॉपिक अभी करने वाले हैं। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बेटा प्लीज पे अटेंशन। बेटा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सो अभी अभी एक दुखद हादसे से हम लोग गुजरे हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो बेसिकली ये ना दो पॉइंट मासेस, ध्यान से सुनना मेरी बात को, दो पॉइंट मासेस के बीच में लगने वाले फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताता है ना। यानी यूनिवर्सल लॉ, हमें ये पता है कि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है वो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, पता है ना हमें ये। लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है ये हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पता चलता है। यस, है ना। तो न्यूटन ने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ में क्या बताया था, उसने बोला कि फोर्स जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इन मासेस के, इन पॉइंट मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेट्स से इनके बीच का डिस्टेंस है r, ये दो मासेस r डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये दो बातें बताई, ठीक है। और इन्होंने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया g m1 m2 by r स्क्वायर। दिस यू हैव स्टडीड इन 9th क्लास, जहां पे g की वैल्यू कितनी है 6.67 into 10 की पावर -11, that is universal gravitational constant, universal gravitational constant, है ना। और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, राइट बेटा। एंड इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, और मीडियम के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती है। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, किसके ऊपर, भविष्य। गहरे सदमे से उभरे हैं अभी। तो देखिए बेटा, यस, तो हम नेक्स्ट अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने वाले हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या मीडियम पे डिपेंड करेगी क्या, क्या ये फोर्स मीडियम टू मीडियम वेरी करेगी क्या, ये दोनों मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या ये इसी डिस्टेंस पे पानी में रख दिए तो अलग फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे क्या, नो, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। सो क्या बोलोगे, दिस फोर्स doesn't depends on मीडियम। तो बेटा मैं कुछ पॉइंट्स ना बताऊंगा, सारे लिखवा नहीं सकते हैं, है ना। वैलिड फॉर पॉइंट मासेस, ये लॉ, ये जो ग्रेविटेशनल लॉ है ये सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए वैलिड है, या फिर जैसे स्फेरिकल सिमेट्रिकल बॉडीज हैं जिनको हम पॉइंट मास की तरह अज्यूम कर सकते हैं उनके लिए वैलिड है ना। अदरवाइज किसी और शेप के लिए ये वैलिड नहीं है। दूसरा, क्या ये न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करती है, यस, इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, तो दूसरी भी पहले वाली को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, राइट। एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाएगी तो दूसरी बॉडी पहले वाली बॉडी पे फोर्स लगाएगी, राइट बेटा। न्यूटन थर्ड लॉ ये ना, ये एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करेगी, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर रूल को ओबे करती है। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो ये इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करती है। इनवर्स स्क्वायर रूल फॉलो करती है इनवर्स स्क्वायर रूल को।
और थर्ड पॉइंट है यस, फिफ्थ पॉइंट है बेटा, ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव रहेगी, है ना, ये रिपल्सिव हो ही नहीं सकता फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, अगला पॉइंट बताइए। ये क्या इसकी देखो एक पॉइंट और मैं आप लोगों को बताता हूँ इसकी रेंज के बारे में। ये बताओ ये फोर्स कहां से कहां तक लग सकता है बेटा? देखो सन एंड अर्थ कितनी दूर दूर है एक दूसरे से, फिर भी फोर्स लगता है ना एक दूसरे पे, लगाते हैं ना। और जुपिटर, इवन प्लूटो एंड सन कितनी कितनी दूर है, वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं किसी न किसी फोर्स से। तो ये फोर्स इंफिनिटी तक लगती है। इट्स अ लॉन्ग रेंज फोर्स, इट्स अ लॉन्ग रेंज फोर्स, इट्स अ लॉन्ग रेंज फोर्स, बट इट इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, है ना, इट इज अ वीकेस्ट फोर्स। लगेगी जरूर लेकिन काफी कम लगेगी। बहुत बड़े बड़े मासेस हैं, बहुत ज्यादा बड़े बड़े मासेस हैं, तब जाके उनके बीच में ऑब्जर्वेबल फोर्स लग रही है। लेकिन अगर दो छोटे छोटे मासेस लेंगे उनके बीच में बहुत कम फोर्स लगेगी, है ना, नेग्लिजिबल फोर्स लगेगी। तो वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर है बेटा। क्या बेटा? इसका जो फोर्स की रेंज है हाँ इनफाइनाइट तक है, बिल्कुल। अगर हम यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे तभी ये जीरो होगा फोर्स, है ना। तो इनफाइनाइट रेंज होती है। और न्यूटन थर्ड लॉ को भी करेंगे। ये सारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो ये सब आप लिख लेंगे बाद में बेटा। अब तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एज यू ऑल नो, वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो मैं अगर यहाँ पे डिस्क्रीट कुछ ऐसे पॉइंट मासेस दे दूं और उनके बीच में बोलूं कि फोर्स निकालो, तो निकाल दोगे। किसका यूज करना है आपको? वेक्टर लॉज का यूज। किसका यूज करना है? जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे कि एक क्वेश्चन है, जैसे ये एक पॉइंट मास है बेटा m, एक ये पॉइंट मास है m, है ना। एक ये पॉइंट मास है m और एक ये पॉइंट मास है m। ये सारे एक स्क्वायर के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं। तो आपको बताना है बाकी तीन की वजह से, बाकी तीन की वजह से किसी एक कॉर्नर वाले पॉइंट मास पे कितना नेट फोर्स लग रहा है, यानी फाइंड द नेट फोर्स ऑन अ पॉइंट मास। कितना फोर्स लग रहा है?